शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। और फिलहाल मैं लेकर आया हूँ कार्यक्रम कविता संसार, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुशी सिंह, जो कि लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ से बीएससी कंप्लीट कर चुकी हैं। और खुशी जो है वो कविताएं लिखती हैं। और कैसे इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कैसे इनकी ज़िंदगी में कविताओं की शुरुआत हुई है, इस बारे में आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो सबसे पहले खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आपका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसके बाद कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से मोड़ आए कि जहाँ से आप कविताओं की तरफ आपका रुख हो चलता है या फिर आप कविताएं लिखना शुरू करती हैं। मैं 6 अप्रैल 2004 में पैदा हुई थी। मेरा छोटा-सा गाँव है बलिया, उत्तर प्रदेश में, और मेरे पैदा होने के 9 या 10 महीने के अंतर्गत ही मुझे यहाँ उत्तराखंड में ले आए थे मेरे माता-पिता जी। और जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई, मैं बहुत बोलने वाले बच्चों में से हूँ, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती थी बचपन से। तो कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे लोग मेरे से इरिटेट होने लगे कि इतना बोलती है, थोड़ा चुप रहा कर। तो फिर मैंने धीरे-धीरे जो चीज़ें मैं लोगों से बोलना चाहती थी, वो धीरे-धीरे मैंने कविताओं में डालना शुरू कर दिया। और फिर जब मैंने 6th क्लास से लिखना शुरू किया था। मेरी एक टीचर थी, बहुत इंस्पिरेशनल टीचर थी, अधिकारी मैम। और जब मैंने उनको पहली बार अपनी कविता सुनाई थी, अभी वो कविता तो मेरे पास नहीं है, रंगों को लेकर कुछ कविता थी। जब मैंने उन्हें सुनाई थी, तो उन्होंने मुझे क्लास के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि पूरी क्लास के सामने कविता सुनाने के लिए। तो जब मैंने सुनाई और सब लोगों ने इतनी गौर से सुनी, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर आपकी बातें, नॉर्मल बातें लोग नहीं सुन रहे हैं, आप कविता बोल के सुनाइए, लोग ज़रूर सुनेंगे। तो वहाँ से मेरी लिखने की जर्नी स्टार्ट हुई, और धीरे-धीरे मैंने लोगों के स्ट्रगल्स देखे, और मैं लोगों के बिहेवियर को देख के या लोगों को ऑब्ज़र्व करके उनके बारे में लिखती हूँ। ज़रूरी नहीं है जो भी हर चीज़ मैं लिख रही हूँ, मैं अपने ही मतलब या फ़ायदे के लिए लिख रही होंगी। मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करके लोगों की भी कहानियाँ लिखती हूँ, और कहानियों को एक कविता में संजो के लिखती हूँ। तो खुशी, जैसे जब आपने लिखने की शुरुआत की तो आपने काफ़ी जल्दी लिखने की शुरुआत की, काफ़ी कम एज में लिखने की शुरुआत की। तो अभी फ़िलहाल जो आपको कोई ऐसी कविता जो याद हो, जो अभी आपके पास हो, जो कि आपने सबसे पहले लिखी? अनिल जी, मैंने अभी तो काफ़ी सारी कविता ये है कि हम जब कविताएँ लिखते हैं, तो हम सिर्फ़ अपने भावनाओं को लिखते हैं, हम उसको संजो कर रखना नहीं जानते। तो मैंने बहुत सारी कविताएँ जो पहले लिखी थी, वो अब मेरे से खो चुकी हैं। बट अभी जो सबसे पुरानी कविता है, वो मेरे पास एक है, जो कि मैंने एक पर्सपेक्टिव को देखकर लिखी थी कि नियति क्या है? तो इस कविता का नाम ही है कि नियति क्या है? तो ये कुछ इस तरीके से है। नियति यही थी या आगे भी कुछ और है? हाँ, ज्ञात है मुझे जीने को अभी एक उम्र बाकी है, पर कौन जानता है अभी तक की उम्र कैसे काटी है? कामना था ज़र्रा-ज़र्रा महफूज़ रहे उस दौर का। नज़रें पलटी देखा हाथों में तो बची राख ही थी। नियति यही थी या आगे भी कुछ और है? लहू जब अंग से निकलता है तो चुभता है लोगों की नज़रों में। हृदय इसीलिए भीतर ही भीतर लहूलुहान होता जाता है। बेशक चाहता है ज्वाला सा धधकना फूटना, वो सामने चेहरे देखता है तो शांत हो जाता है। विचित्र बात है ना ये, बच्चों को बचपन, जवानों को जवानी और बूढ़ों को बुढ़ापा कहाँ भाता है। इसी तरह हर दिन आज होकर भी इंसान कल में जीता चला जाता है। नियति यही थी या आगे भी कुछ और है? मेरा ये प्रश्न नहीं कि कल क्या होगा, प्रश्न तो ये है कि क्या कल होगा? और अगर तय है सब पहले से ही, तो क्या मांगू ईश्वर से? जो होगा होगा। नियम इस सृष्टि के पढ़े मैंने भी, नियम उल्लंघन करने की सजाएं भी जानी थी। अगर ये जन्म मृत्यु खेल ही था ईश्वर के लिए, तो इंसान क्यों, उन्हें तो कठपुतलियां बनानी थी। अरे नहीं, नाराज नहीं मैं ईश्वर से, ना ही मनमुटाव इस जग या लोगों से है। कामना के तले दबी सहमी सी कद्र है मेरी, नई तकदीर हर बार नए मोड़ों पर है। बगावत ब्रह्मांड से भी कैसी, सूक्ष्म सा जग है, किसे इतना गौर है? नियति यही थी या आगे भी कुछ और है? तो खुशी, विचारों की उथल-पुथल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने कुछ पंक्तियों में जो पिरोया है,
वो आपकी पंक्तियाँ हैं, नियति यही थी या आगे भी कुछ और है? ये आपकी जो कविता है, विचारों की उथल-पुथल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी के सामने पेश करती है। तो खुशी, जैसे आपने जब कविताएँ लिखने की शुरुआत की, तो क्या रहता है आपको कि लोगों की जो सराहना थी वो मिली, या फिर कई बार लोगों से आपको सुनना भी पड़ा, या फिर कैसी प्रतिक्रिया आपको लोगों की मिली आस-पास आपके? 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है, वो बार-बार और कविताएँ सुनने के लिए कहते हैं, या फिर कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इरिटेटिंग लगती है। कुछ लोगों को कविताएँ भी इरिटेटिंग लगने लगती हैं, क्योंकि जब आप एक राह लेके चलते हो कि हम इस बारे में लिख रहे हैं, हम लोगों के बारे में लिख रहे हैं, तो लोगों को कहीं न कहीं दिक्कत होती है कि ये वाली चीज़ तो नहीं बोलनी चाहिए थी। तो हाँ, दोनों ही प पहलू हैं इसके। जी। तो खुशी, जैसे जब आपने कविताएँ लिखने की शुरुआत की, तो कई बार जैसे आपने कहा कि लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ आपको मिली, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली और नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली। तो क्या आपने नकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए भी आपने कभी कुछ लिखा, या फिर उसके जवाब में आपने कभी कुछ लिखने की कोशिश की? मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे रेबल में तो नहीं लिखा है, बट कुछ ऐसे सामाजिक जो भी परेशानियाँ लोगों के बीच में चलती रहती हैं, ख़ासकर औरतों को लेके, स्त्रियों के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, जो इस तरीके से है। समझौते के साथ तुम समझदार कहलाओगी, याद रखना पर लक्ष्य नहीं जीत पाओगी। गर चाहोगी लाँघना ये आदर्श रेखा, तो अच्छे घर की बेटी कैसे कहलाओगी। वो उपाधि देंगे तुम्हें संस्कारिक होने की, पर हाथों पर फिर गजरे ही सजाएंगे। अगर मंजूर हो ये सजावट तुम्हें, तो मुबारक, वो इस बार फिर जीत जाएंगे। फिर इनकार मत करना अपने ही फैसलों से, नहीं तो दोषी भी तुम्हें ही ठहराएंगे। ये चमक दूर से ही सुहावनी है, पास जाते ही सारे ख्वाब जल जाएंगे। ये दो व्यवहार क्यों, प्रश्न मत करना, वरना फिर चरित्र पे सारे लांछन लगाएंगे। हस्त कौशल हैं बैठे यहाँ सभी, तुम्हारी एक आवाज पे कलह मचाएंगे। समय जरूर बदला है, लोग नहीं, ये फिर वही पाठ अगली पीढ़ी को पढ़ाएंगे। गलत को गलत कहने से पहले गलत छुपाना कैसे है, ये तो हमें बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे। हम प्रयत्न जो करें किसी भी बदलाव का, या आदर के नाम पर कहानी वही दोहराएंगे। तो खुशी, आपने जैसे जो महिलाओं के अपने जो संघर्ष है हमारे समाज में, उस संघर्ष को बखूबी अपनी कविता में पिरोया है, और बखूबी इस कविता में आपने बताया है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो हमारे समाज में आज भी कई सारी चीज़ों में उनके जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को कैसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, इस बारे में आपने इस कविता में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने बात की है। तो जैसे आपने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी कि आप लोगों को देखकर या फिर उनके व्यवहार को पढ़कर आप कई बार लिखती हैं। तो क्या कभी कुछ ऐसा रहा है कि आपने किसी व्यवहार को पढ़ा हो, और उस जो भी आप कविता अभी आप पेश कर रहे हैं, उस कविता से जुड़ती हुई अगर कोई याद हो, तो वो भी आप हमारे श्रोताओं के सामने रखें? अनिल जी, मैंने एक अपने किसी दोस्त को देखा था, जो कि जैसे कह सकते हैं हम कि या तो हम अपने आप को भगवान ही मानने लगते हैं, या फिर हम अपने आप को इतना सूक्ष्म मानते हैं कि हम किसी से अपना कंपैरिज़न भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके पे मैंने लिखी थी, तराई में ऊँचाइयाँ ढूँढने निकलोगे तो निराशा ही मिलेगी ना। उठना ऊँचा है तो पहाड़ चलो। हकीकत की ज़िंदगी में गम कम मिलने की आशा रखते हो, ऐसे कैसे चलेगा व्यापार कहो। ईश्वर ने ये ज़िंदगी कोई शौक-मौज के लिए नहीं बनाई। ये रुतबा अपना अपने पास रखो। कुछ छूटा है तब जाकर कुछ मिला है ना। मिलने पे खुश थे ना, छूटने पर एतबार रखो। तुम कुछ अलग नहीं इस भीड़ से, अपनी जेब में ही अपना प्रचार रखो। जो भाग रहे हो ना सबसे दूर, याद रखना, मिल खुद से भी नहीं पाओगे। तो आहिस्ता ही अपना व्यवहार रखो। सुना है कौशल कर्तव्य में निपुण हो तुम, देखो मैं लिखती हूँ तुम्हारे बारे। तुम बस दोनों पलड़ों पर समान भार रखो। जटिल है ना समझना असुलझी ये कलम की कृतियाँ, तुम छोड़ो मेरा, तुम अपना ख्याल रखो। खुशी, जैसे जब आपने कविताएँ लिखने की शुरुआत की थी, चलिए आपको किस तरीके की प्रतिक्रियाएँ मिली वो तो हमने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना। जैसे जो घर पे परिवार वालों की जो प्रतिक्रिया होती है, या फिर घर वालों का जो सपोर्ट रहता है, वो कैसा रहा था आपकी कविताओं के इस सफ़र में? क्या उन लोगों का साथ मिला, या फिर उनसे बगावत हुई? जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कोई मोटिवेशनल कविता लिख रहे हैं, तो या हाँ, मैं अपनी मोटिवेशनल और कुछ समाज से रिलेटेड कविता मैं अपनी मम्मी को सुनाती हूँ, और वो बहुत अच्छे से सुनती हूँ, मुझे प्रेरणा देती हैं हर कविता लिखने की। अच्छा भरपूर सपोर्ट मिलता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो जितना भी अभी तक आपने अपने घर पे अपनी कविताएँ पेश की हैं, तो उनके हिसाब से आपको सपोर्ट मिला ही है।
तो अगर जैसे बात की जाए, क्योंकि हर कवि मंच पे कविताएँ पेश करने का एक तरीके से कहा जाए तो उसके अंदर एक इच्छा होती है हमेशा ही, तो आपकी भी रही होगी। तो जब आपने मंच पर कविता पेश की पहली बार, तो आपको कैसा खुद अनुभव हुआ और साथ ही आपको प्रतिक्रिया कैसी मिली? और इसके अलावा अगर वो कविता आपके पास अभी हो तो आप वो भी सुनाएँगे? मैं मंच पे कविताएँ सुनाती हूँ, मुझे बहुत लोगों से बहुत प्यार मिलता है कविताओं को लेके। मेरे को हर जो भी टीचर मेरे रास्ते में मिले हैं, जितने भी जब से मैंने लिखना शुरू किया और अभी तक, और मैं मंच पे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है वहाँ अपने आप को वहाँ लेके जाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सुना पाऊँ सारी कविताएँ। और हाँ, जितने भी टीचर से या जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ और मैंने उनको कविताएँ सुनाई हैं, उन लोगों ने मेरे को अपना प्यार ही दिया है, मेरी कविताओं को और मेरी सारी कृतियों को। एक कविता मैंने लिखी थी, ये थोड़ी-सी रेबल कविता है, जो कि अपने आप को मैं इसमें खुद ही से बातें कर रही हूँ, कह सकते हैं। तो ये कविता कुछ इस प्रकार से है। जब आन पे हो आबरू, तो रक्त को बह जाने दो, छुप सका ना राज तो उस राज को खुल जाने दो। नैनों के काजल को यूं कलंक सा दोषी ना कहो, झुक रहा सर बेवजह तो फिर उसे कट जाने दो। भोर हो तो याद रखना युद्ध का ऐलान है, विद्रोही भी तू ही है और तू ही तेरा साथ है। आलोचना जो हो रही तो एक कदम आगे हो तुम, गर लक्ष्य से लक्षण मिले ना तो जिंदगी धुतकात है। पिछले अवसर जो भी मिला जो भी हुआ था याद रखना रंजिश मिली थी निष्ठा के उपहार में। नैनों की आशा बिखरी हुई थी इस जमी पे इस कदर, वफा बिक रही थी सरेआम यूं ही दो कौड़ी बाजार में। तो खुशी काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो एक जीवन संघर्ष कई बार कई लोगों के लिए रहता है और उसके बाद क्योंकि जो प्रतिक्रिया सामने वाले की रहती हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए या फिर किस तरीके से जब खुद पर बात आ जाए तो कैसे आपको संघर्ष करना चाहिए। इस कविता के शब्दों में आपने बहुत खूबसूरत तरीके से वो सबके सामने रखने की कोशिश की है। तो खुशी अब चलते-चलते एक बार चलने से पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई और ख़ास बात या फिर कोई और कुछ ख़ास पंक्तियाँ आप हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहें आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में, आज के इस अंक में, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी एक कविता है जो कि काफ़ी कह सकते हैं दुःख से रिलेटेड है, और मेरी माताजी को वो कविता बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैं जब भी वो कविता लोगों को सुनाती हूँ, हर मतलब अगर मैं 4 कविताओं में से उस कविता को रख रही हूँ, तो हर किसी के लिए वही कविता सबसे अच्छी होती है। तो मैं वो कविता सुनाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है कंगन। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग है कविता में। एक कंगन दिखा बाजार में था, बड़े शौक से उसे मैं मोल के लाई। सौंदर्य निहारा जो घर आकर, उसमें एक दरार सी पाई। वो दरार भी नाखून भर सी थी, उसके कहाँ इतने मायने थे। आकर्षित करते जब कलाइयों पे पहनते, चमकते उनसे आईने थे। धीरे धीरे आदत हुई उस कंगन की, हर मौके पर उसे मैं पहनती थी। हर कुर्ते पर जचते वो कंगन, मुझे उतनी आदत लगती थी। उसे फिर पहना एक खास दिन, देखे जांचे पहचाने बिन, उन दरारों ने ही कंगन की हाथों पर चोट बना डाली। अनदेखा किया उन जख्मों को, छोटी मोटी बातें टाली। जिद में पहना फिर एक बार और, वो हाथों से ही छूट गया। इस बार मुझे भी चोट लगी और कंगन भी वो टूट गया। समझ न आया आखिर क्यों जख्म मुझे ही लगने थे। याद आया दरार तो देखी थी, शौक मेरे भी अपने थे। मैं अंत में सारे श्रोताओं को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, और आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगी अनिल जी, जिसने मुझे मौका दिया मेरी कविताएँ प्रस्तुत करने का। तो खुशी आपने आज हमारे श्रोताओं के सामने कार्यक्रम कविता संसार में अपने अनुभव और अपनी कविताएँ पेश की हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से अपनी ये सारी बातें साझा करने के लिए, ये कविताएँ साझा करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं अनिल भी आज के इस कविता संसार कार्यक्रम से चाहूँगा इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।